एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली डूइंग वेरी 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 गुड। तो स्वागत है आपका, वेलकम बैक टू माय चैनल ओके बायोलॉजी एंड सुरेश खान। तो आज है हमारा लेक्चर थर्ड और हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल देखा। देन उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल को तोड़ कर टॉपिक वाइज तोड़ कर पूरा डायग्राम ना बनाकर तोड़ कर प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट किया। अब बारी है यूकैरियोटिक सेल की। अब बारी है यूकैरियोटिक सेल की। तो हम इसको भी उसी तरह देखेंगे, ना कि हम पूरा डायग्राम बनाएंगे। पहले हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में ओवरव्यू लेंगे, ऊपर से चीज़ें पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप कर लेंगे, देन इसकी गहराई में डीप इनसाइड चलेंगे और एक एक टॉपिक को, एक और वैल्यू को उठाएंगे और उसको पूरा तोड़ के उसको पूरा डिफाइन करेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्रिस्टल एंड क्लियर एकदम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो क्या होता है यूकैरियोटिक सेल? कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में? क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता है? लेट्स गो यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, दैट्स ऑर्गेनिज्म दैट्स बीइंग कम इनटू दैट सेल। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल की एक खास बात ये है कि इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। हाँ, इसमें कंपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। कंपार्टमेंट का मतलब यूँ समझिए कि हर ऑर्गेनेल के लिए एक जगह फिक्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होगा, वाइटोल यहाँ पे होगा, दिस यहाँ पे होगा, दैट वहाँ पे होगा। ये चीज़ प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। ये चीज़ प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। तो देखिए इसमें क्या कंपार्टमेंटलाइजेशन यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोट में नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के पास होते हैं। लोकोमोटरी जैसे कि आपके पास फ्लैजिला हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट हो गए, इस टाइप के स्ट्रक्चर यूकैरियोट के पास होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होते हैं। एक और खास चीज यूकैरियोटिक सेल के बारे में, that is all eukaryotic cell not identical, all eukaryotic cell not identical, यानी जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं सब आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, आंखें, नाक, कान, बहुत सारी चीज़ें हमारी सब सेम होती है। स्किन कलर भी ऑलमोस्ट मैचिंग का होता है। हाँ, ये बात अलग है, कोई ज़्यादा काला गोरा वो एक अलग, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट लेकिन जैसे कि इसमें लिखा है ऑल यूकैरियोटिक सेल नॉट आइडेंटिकल, सारे सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ऐसे ह्यूमन सब आइडेंटिकल नहीं होते हैं। हम खाली 0.1% जीन में, डीएनए में डिफरेंस की वजह से डिफरेंट हो जाते हैं। खाली 1% या 0.1% का आई थिंक होता है। जेनेटिक्स में हम उसको और क्लियर करेंगे। अब सेकंड चीज पे अपन बढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल है, सेल की क्या पढ़ेंगे, सेल का ओवरव्यू ले लिया, सब सारी चीजें ली। अब आएंगे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को ऊपर से पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसको और डीप में समझते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद इसकी स्टडी करना इजी हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करना इजी हुआ। केमिकल स्टडी आरबीसी मेम्ब्रेन पर करी गई तो पता क्या चला कि इसमें लिपिड और प्रोटीन दो चीजें हैं। इसमें लिपिड और प्रोटीन दो चीजें हैं। लिपिड है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लिपिड क्या है अपना? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि लिक्विड है, जो कि नेचर में कैसा 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 है, नेचर में कैसा है, नेचर में कैसा है, लिक्विड है। और प्रोटीन है हमारा वो सॉलिड है। प्रोटीन है हमारा वो सॉलिड है।
इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है कहलाता है क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड इसे अपन कह सकते हैं सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड भी कह सकते हैं। सेमी फ्लूइड वही माना है, वही मीनिंग है सेमी फ्लूइड। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वर्ड क्वासी फ्लूइड। तो आप ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी कवर नहीं हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी कवर नहीं हो रही है। एनसीईआरटी का वर्ड वर्ड तोड़ा जा रहा है यार, बस पढ़ने अगर आप जेन्युइन हो तो आप लो लेक्चर और बताना कहाँ गलतियां रह गई, क्या चीज नहीं बताई, कौन सा एनसीईआरटी का वर्ड छूट गया। देखो सारी चीजें कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो 12th के हिसाब से, जो नीट के हिसाब से, जो नीट का लेवल होता है, जो 12th का लेवल होता है, और जो कोटा के टीचर्स या जो ऑनलाइन एजुकेटर्स का लेवल होता है, आप वहां से नोट मैच कर लेना, आप वहां से कंटेंट मैच कर लेना, आगे मुझे कुछ नहीं कहना। तो इसका नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ना कि पूरा सॉलिड होती है, ना कि पूरा फ्लूइड होती है, ये बीच का होता है, सेमी क्वासी फ्लूइड इसे बोलते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कंफर्म करता है, लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी है, ये कौन कंफर्म करता है, लिपिड। लिपिड से ये बात कंफर्म होती है, क्योंकि लिपिड क्या होता है, खुद लिक्विड होता है, इसलिए ये कंफर्म करता है। अच्छा एक खास बात और है, कंपोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरी करता है डिफरेंट मेम्ब्रेन में। कंपोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरी करता है डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे कि कलर, हाइट, हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ठीक है, आईज का कलर, हर चीज वेरी करती है डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स में। इसी तरह कंपोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरी करता है डिफरेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया। तो पहले क्या था, इन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, ये आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है आपकी, और कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपके यूकैरियोट में होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करना इजी हो गया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बाद। केमिकल स्टडी करेंगे आरबीसी पे तो पता चला कि इसमें दो चीजें रहेंगी, दो चीजें आपकी ये एक्सप्लेन है, क्वासी फ्लूइड इसलिए इसका नेचर होता है, फ्लूइडिटी पता चली, लिपिड से हमको कंपोजिशन सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो द नेक्स्ट इज लिपिड। अब लिपिड पढ़ा, लिपिड को तोड़ते हैं, लिपिड पढ़ा, लिपिड को तोड़ते हैं, प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन को तोड़ेंगे, एक एक टॉपिक को तोड़ेंगे। लिपिड, ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखा मैंने लिपिड का, देखें ये जो आपको दिख रही है सेल वॉल है, ठीक, ये जो आपको दिख रही है ये अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब ये जो आपको दिख रही है बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये आपको दिख रहे हैं, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। एक्चुअली ये लिपिड की लेयर है, ये बाई लेयर ऑफ लिपिड है। देखिए यहाँ पे लिखा है बाई लेयर ऑफ लिपिड, ये बाई लेयर ऑफ लिपिड है, क्योंकि लिपिड ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। आप सोचिए कि मोनो लेयर ऑफ लिपिड एग्जिस्ट करे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपने देखा होगा जब भी आप पानी में ऑयल मिलाते हैं तो मतलब डिसॉल्व नहीं होता, क्यों डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि बाई लेयर में एग्जिस्ट करता है ना, वो जाके एक गोला अपना घेराव बना देता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, इमिसिबल होता है वो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर गोल गोल बना लेते हैं, इस वजह से वो डिसॉल्व नहीं होते, ठीक। अब ये है आउटर लेयर, ये है इनर लेयर, क्लियर। अब ये जो आपको दिख रहा है लिपिड का ये हेड है, और ये जो नीचे आपको दिख रही है ये लिपिड की टेल है, जैसा कि मार्किंग हो रखी है। हेड कैसा है अपना, पोलर है, पोलर का मतलब हाइड्रोफिलिक है, पानी को पसंद करता है, पानी से डरता नहीं है। टेल क्या है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। टेल क्या है, नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरती है इसलिए तो अंदर है, पानी से डरती है इसलिए तो अंदर है, ठीक। मूवमेंट, अब इन लेयर का मूवमेंट कैसे होता है, एक तो मूवमेंट इसमें होता है लेटरल मूवमेंट, जो कि मोस्टली यही देखा जाता है। दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो कि रेयर होता है, बहुत बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। लेटरल मूवमेंट क्या है, जैसे कि ये लेयर, जैसा कि ये लेयर यहाँ और ये वाली लेयर
यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, आप अगल बगल ही, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो वो यहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड लेटरल मूवमेंट। ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। अब लेकिन दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, एक मार्कर यहाँ है, एक मार्कर यहाँ है, बीच में इतना गैप है। अब ये मूवमेंट बड़ा मुश्किल होता है, इसको यहाँ जाना, इसको यहाँ जाना, ये है, इसको यहाँ ऐसे है, ठीक, ये ऐसा है, सॉरी, ये ऐसा है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गई, ये हेड हो गया, ये टेल हो गई, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए ये रेयर होता है। लेकिन देखिए ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, तो देखो लैटरल मूवमेंट इज सो इजी, सो ब्यूटीफुल, समझे, ठीक। तो लेटरल जो मूवमेंट होता है अपना मोस्टली यही पाया जाता है, और फ्लिप फ्लॉप बहुत ही रेयर 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 होता है। मोस्ट कॉमन लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड होता है, इसका एग्जांपल है फॉस्फोग्लिसराइड, जैसा कि आपने बहुत ही ज्यादा इसका नाम सुना होगा। द सेकंड इज प्रोटीन, सेकंड इज प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या है, देखिए आपको ये कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ऐसा। अब देखें कुछ मिलता जुलता 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 है इससे, देखें, अब देखिए इसमें आपको ये कुछ दिखाई दे रहे होंगे, लिपिड्स हैं। आप कहेंगे सर ये एक डंडा इसका कहाँ गायब कर दिया, विकलांग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं, विकलांग नहीं हुआ वो। देखिए ये जो एक डंडे वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ चलती हैं हार्ट पेशेंट्स की, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है। और ये लिपिड हैगा, ये प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, लेकिन ये क्रॉस्ड लेयर है, ये लेयर को क्रॉस कर रहा है। ये भी, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, जो पेरिफेरी पे है, किनारे पे है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। अब द नेक्स्ट इज, ये आपको जो दिख रहा है शुगर है, शुगर यानी ग्लाइकोजन। अब शुगर लिपिड पर है, शुगर लिपिड पर है तो ग्लाइकोलिपिड, और शुगर प्रोटीन पर है तो ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे शुगर यानी ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, शुगर ऐसे तो बना, शुगर अगर लिपिड पर है तो ग्लाइकोलिपिड, शुगर अगर प्रोटीन पर है तो ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर अगर लिपिड पर है तो ग्लाइकोलिपिड, शुगर अगर प्रोटीन पे है तो ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? आगे देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ खास फंक्शंस हैं, कुछ चीजें हैं, जैसा कि ये लिविंग होती है, सेलेक्टिवली लिविंग होती है, दूसरा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल भी जिसको बोल सकते हैं, यानी कुछ खास चीजें इसके अंदर से होकर जा सकती हैं, इसको क्रॉस कर सकती हैं, कोई भी एरा गैरा रफ्तो सारा इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ट्रांसपोर्ट इसका मेन फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये ट्रांसपोर्टेशन को देती है, ट्रांसपोर्ट को देती है। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक होती है नेचर, नेचर में डायनामिक होती है। कैसे? क्विक रिपेयर, बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, कोई भी हार्म हुआ इसको तुरंत रिपेयर हो जाएगी, कहीं सी भी डैमेज हुई तुरंत रिपेयर हो जाएगी। समझ में आया? डायनामिक इन नेचर होती है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। लिपिड, लिपिड के बारे में अपन ने पढ़ा, हेड है, टेल है, हेड पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, टेल नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, मूवमेंट लेटरल वाली है, मोस्टली होती है, ये फ्लिप फ्लॉप होता है, रेयर होता है। मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा? फॉस्फोग्लिसराइड है। प्रोटीन में अपन ने पढ़ा, ये आपका लिपिड है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, लेकिन ये क्रॉस वाला बाइंड लेयर है, ये खाली एक्सटर्नल पे है इंटीग्रल प्रोटीन। ये आपका लिपिड शुगर पे है तो ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्रोटीन पे है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और ये चीजें आपको फीचर्स मैंने बताया। अब एक चीज इसमें और रह गई, एक चीज और रह गई, जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ये होते हैं 30%, और जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो होते हैं 70%।
वो क्या होते हैं 70%। अब एक चीज और, इन इंटीग्रल प्रोटीन को रिमूव करना वेरी 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 डिफिकल्ट। आपको लग रहा होगा कि इसको रिमूव करना वेरी डिफिकल्ट है, उससे कहीं ज्यादा इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, कैसे होता है, जितना आपके मतलब का था मैंने बता दिया। अब ये हायर क्लास की बात है, ठीक, ओके। आई थिंक इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी आगे और चीजें पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सेल बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो इसमें और चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अभी जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए, जाके एनसीईआरटी की रीडिंग करिए। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली डैश डैश डैश। नेक्स्ट चलते हैं। ये चीजें हो गई आपकी। ये चीजें हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल अपना हो गया, यूकैरियोटिक सेल अपना हो गया, अपनी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो नेक्स्ट अपन आप देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट भी बता सकता है अपन, क्या इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे छोड़ा था, ट्रांसपोर्ट से उठाते हैं, ट्रांसपोर्ट पे छोड़ा था, ट्रांसपोर्ट पे उठाते हैं। तो देखें इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या देखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल होता है लो कंसंट्रेशन से जाता है हायर कंसंट्रेशन में, ठीक। लेकिन पैसिव में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में अपने आप चला जाता है। लेकिन जब लोअर से हायर में अपन भेजते हैं, लेकिन जब लोअर से हायर कंसंट्रेशन में अपन भेजते हैं, दैट इज नन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए कि अप हिल प्रोसेस होता है, डाउन हिल नहीं होता, ये अप हिल प्रोसेस होता है, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है। समझ में आया था आपके? तो आइए इसको लिख देते हैं। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में मूव करता है, ठीक। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है, ये कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। अब देखिए ये लो से हाई में, या जहाँ पहले हाई है वो वहीं पे जा रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, कोई तमीज ही नहीं है, ठीक। तो ऐसी चीज को अपन कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये स्पेलिंग एक बार यहाँ पे लिख दी, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगेंस्ट द, अच्छा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये हो गया। ये कौन सा प्रोसेस होता है, अप हिल प्रोसेस बोलते हैं इसको, अप हिल प्रोसेस भी बोलते हैं, अप हिल प्रोसेस भी बोलते हैं। समझ में आया? ये प्रोसेस करने में देखो यार कम से ज्यादा, पहले जहाँ ज्यादा लोग हैं इस रूम में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं। अब यहाँ से लोगों को बाहर भेजना तो आसान होगा, वो आसानी से चले जाएंगे। लेकिन अगर 100 हैं, यहाँ पे तुम सोचो एक और आ जाए, 2 और आ जाए, 10 और आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। एनर्जी लगेगी बहुत सारी, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो जाएगा यार, और लोगों को दबाना, ढकेलना पड़ेगा, बाहर से भी लोगों को ढकेलना पड़ेगा, बाहर से भी भेजने वाले अंदर को ढकेलेंगे, मेहनत करेंगे, तो एक कैसा प्रोसेस होगा ये, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम होगी इस प्रोसेस में, एनर्जी कंज्यूम होगी। समझ में आया? इसमें कुछ जगह पे पंप्स का यूज किया जाता है। कैसे पंप्स? कैरियर प्रोटीन का यूज किया जाता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अपन Na+ पंप्स
आर यूज, सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं वो यूज करे जाते हैं। अच्छा यार, इसमें इतनी सारी डिफिकल्टीज हो, इतने सारे कुछ हो, ये सब यूज ज्यादा होंगे कि जो आसानी से हो जाए वो यूज ज्यादा होगा? आप ये बताइए, ठीक है, जहाँ भीड़ भड़का, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से कोई चीज मिले, आप वो प्रेफर करेंगे? हालांकि आप प्रेफर कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रेफर कर रहे हैं, आप प्रायोरिटी दे रहे हैं उस चीज को। बट एक जनरली बात कर रहा हूँ, जो ह्यूमन का एक नॉर्मल थिंकिंग लेवल होता है कि जो चीज आसानी से मिलेगी वही चीज लेंगे ना, ठीक है? आपको कोई चीज 100 की भीड़ में मिल रही है इतनी मेहनत कर कर, आपको वही चीज 5 की भीड़ में मिल गई, 2 की भीड़ में मिल गई, 10 की भीड़ में मिल गई, तो आप ये ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है? सो एक बात इसमें मैं लिखना चाहूंगा, पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट मोर प्रायोरिटाइज, ठीक है? इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। समझ में आया? समझ में आया? एक्टिव से ज्यादा पैसिव ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाएगा, समझ में आया, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इज इट क्लियर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैंने आपको जरूर क्लियर किया। अब नेक्स्ट अपन लोग पढ़ते हैं, आई थिंक ये आपका नोट हो गया होगा, ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में एक अपना स्टेप और आता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। यू नो ऑस्मोसिस? यू नो ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस, बचपन से ही आप ऑस्मोसिस जानते होंगे, बचपन से ही आप ऑस्मोसिस जानते होंगे, याद करिए, बचपन में पढ़ा था आज से 30 साल पहले। देखिए, ये एक सेल है, एक सेल ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, समझ में आया? अब इसमें भरा है वाटर, भरा है वाटर, क्या भरा है? जल, क्या भरा है? नीर, और इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत कम है, ये तो जानते हो ना, वाटर H2, ठीक है? अब इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर कम है, तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्या होता है ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो देखिए, पानी कहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्या होता है ऑस्मोसिस? क्या होता है? चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, डेफिनेशन क्या होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर, या सॉल्वेंट लिख लेंगे अपन, सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, that is called osmosis, that is called osmosis। किसके थ्रू होता है ये काम किसके थ्रू होता है? ऐसा तो नहीं है दीवार के बाहर से ऑस्मोसिस हो जाएगा, यहाँ कमरे में पानी भर दो और वहां चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही प्रोसीड करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही प्रोसीड करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही प्रोसीड करता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है, समझ में आया आपके? ये थी ऑस्मोसिस की बात, आपने बचपन से पढ़ा की होगी, ठीक है?
तो ये कुछ था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बात और रह गई जो कि शायद मैंने आपको नहीं बताई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एनसीईआरटी का कुछ डाटा वगैरह है, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें। ये आपकी 1972 में डिस्कवर करी थी किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने कब करी थी? जब उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? उस पर स्टडी करी थी और मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड का मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब क्या है? लिपिड। फ्लूइड का मतलब क्या है? लिपिड। फ्लूइड का मतलब क्या है? लिपिड। और मोज़ेक का मतलब क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन। मोज़ेक का मतलब क्या है? लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहीं बताया था। कहाँ बताया था? शायद यहीं बताया था, मैंने आपको इरेज कर दिया। ठीक है, हाँ यहीं बताया था, वो एक चीज इरेज कर दी। फ्लूइड, लिपिड, मोज़ेक का मतलब प्रोटीन और लिपिड जब दोनों मिल जाएंगे तो मोज़ेक टाइप का पैटर्न दिखाई देगा। मोज़ेक पैटर्न क्या होता है ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ेंगे, कुछ बच्चे पहले से जानते भी होंगे। तो दैट इज जो चीजें और रह गई थी मैंने आपको और बता दी। अच्छा, जो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन होता है जब ये लेटरल वाइज होता है, जैसे मूवमेंट ऑफ प्रोटीन जब लेटरल होता है, मूवमेंट ऑफ लिपिड जब लेटरल होता है, तो ये कंफर्म करता है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को कंफर्म करता है ये मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को कंफर्म करता है। इससे पता चलता है कि हाँ फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन में। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? समझ में आया? अब द नेक्स्ट इज ऑलवेज द नेक्स्ट। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तक आप नोट कर लीजिएगा। सेल टू सेल रिकॉग्निशन अगला हमारा क्या होगा? अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। हम एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? दिस इज ओके बायोलॉजी, दिस इज ओवैश खान। अब हम कैसे पहचानते हैं? आपका दोस्त आपको कैसे पहचानता है? आ गया वो। आप सबको कैसे पहचानते हैं? किसी और आ गए वो। ठीक, तो हर व्यक्ति, हर पर्सन किसी ना किसी को किसी वजह से, किसी क्लू की वजह से, एक कुछ ऐसा पॉइंट होता है, कुछ ऐसा कुछ उसमें एक साइन होता है जिससे वो उसको पहचान पाता है। किसी का नाम, किसी का कनेक्शन, किसी का रिलेशन, ठीक कुछ ना कुछ होता है। ऐसे ही सेल्स एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, तो ये टॉपिक अपन इसको और तोड़ेंगे। दैट इज सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तो सपोज दैट एक सेल ये है, एक सेल ये है। सेल के ऊपर ये शुगर है, सेल के ऊपर ये शुगर है, ये कुछ शुगर है, ये कुछ शुगर है। मैंने पढ़ाया था लिपिड के ऊपर एक ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन। ये कुछ शुगर होंगे, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ये कुछ शुगर होंगे, ये कुछ शुगर है। यही काम करेंगे आपके पहचानने का, सेल इंटरेक्शन इन्हीं से होगा। यही एक केमिकल रिलीज करेंगे, शुगर रिलीज करेंगे, आप जो बोले, ठीक है। इसी की वजह से सेल एक दूसरे को पहचान पाएंगे, सेल टू सेल रिकॉग्निशन हो पाएगी। ये ऐसा शुगर, ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसा ग्लाइकोलिपिड, ऐसा ग्लाइकोजन उसमें प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से सेल एक दूसरे को पहचान पाएगी, रिकॉग्नाइज कर पाएगी। दैट्स कॉल्ड सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर हुआ आपको? इतना ही था। अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट चीज देखेंगे, थोड़ा सा अपना स्पेस बना लेते हैं।
फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली अपन ने पूरी तोड़ तोड़ कर, अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आइए तो अब देखते हैं डिटेल में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसी के दिमाग में आ रहा है? एनीवन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? आइए देखते हैं, एकदम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, बताइए 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखेंगे। सबसे पहली बात, नंबर फर्स्ट, सेल ग्रोथ में काम आती है। सेल ग्रोथ में काम आती है। कैसे सेल ग्रोथ में काम आती है? सपोज दैट ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये सिंथेसाइज करेगी, सिंथेसाइज करेगी, सिंथेसाइज करेगी। क्या सिंथेसाइज करेगी? ये आपका सेलुलोज, सेलुलोज। देन ये सेलुलोज जाएगा और ये फॉर्म करेगा सेल वॉल, विच इज सेलुलोजिक इन नेचर। जो सेल वॉल सेलुलोज की होगी, ये सेल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करेगी आपका सेलुलोज, और यही सेलुलोज जाके सेल वॉल बनाएगा, दैट इज सेलुलोजिक इन नेचर। दिस इज सेल ग्रोथ अकर, ठीक। अब सेकंड इज, नंबर बी पे अपन देखेंगे, सेकंड नंबर पे क्या आता है? सिक्रीशन। सिक्रीशन, चीजों को याद नहीं, चीजों को समझो यार, समझना सीख जाओ, याद तो हो ही जाएगा। सिक्रीशन, सिक्रीशन कैसे करेगी? ये सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन है कुछ मान लीजिए पड़ा हुआ, उस प्रोटीन को यहाँ पे सेक्रेट कर दिया उसने, ठीक। बस यही सेक्रेशन है, ठीक। थ्रू से कैसे? थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। समझ में आया? अब नेक्स्ट फंक्शन इज एंडोसाइटोसिस, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू फागोसाइटोसिस, दैट इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे, नंबर सी अपन देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे, नहीं तो मैं ऊपर का रिमूव कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो नंबर सी अपन क्या पढ़ेंगे? एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या पढ़ेंगे? एंडोसाइटोसिस। क्या होता है एंडोसाइटोसिस? क्या होता है एंडोसाइटोसिस? सपोज करें, देखिए ये सेल है, लेट मी चेंज द कलर, ये एक सेल है, ये एक सेल है, समझ में आ गया आपको? ये पड़ा है कुछ प्रोटीन, प्रोटीन या फूड पार्टिकल कुछ पड़ा हुआ है, ये पड़ा है फूड पार्टिकल, ये क्या पड़ा है? फूड पार्टिकल, और ये आपकी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये फूड पार्टिकल एंटर करता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ये फूड पार्टिकल एंटर करता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अगर ये सेल इंगल्फ करती है इस फूड पार्टिकल को, दैट इज फैगोसाइटोसिस, और खत्म कर देती है उसको, ठीक है। और अगर ये चीज अपने अंदर से बाहर फेंकता, ठीक है, अपना सिक्रीशन बाहर फेंक देता, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो दैट all are different things, बट यहाँ पे इसका काम क्या है? एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे इसका काम क्या है? एंडोसाइटोसिस। द नेक्स्ट इज, इसका काम है ए बी सी, डी पे आप लिख लेते हैं, डी पे इसका काम है इंटरसेलुलर जंक्शन बनाना, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाना, इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक। और ए बी सी डी ई, और इसका काम है इंटरसेलुलर जंक्शन, एंड इसका एक काम और है सेल डिवीजन, इसका एक काम और है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन,
सेल डिवीजन। तो इसके कुछ ये 4-5 काम है। आप कहेंगे सर इन दोनों को डिफाइन क्यों नहीं किया, इन दोनों को डिफाइन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? बिकॉज ये आगे आने वाले चैप्टरों में बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो यहाँ नहीं, बस सिंपल सी बात है। सेल ग्रोथ कैसे होती है बता दी, सेक्रेशन क्या है बता दिया, एंडोसाइटोसिस क्या है बता दिया, टी और ई बता देंगे, डी और ई बता देंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप सेल रिकॉग्निशन एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गए होंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्लियर, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटेड। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चीजें थी, ट्रांसपोर्टेशन से लेके एक एक चीज तक मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब द नेक्स्ट इस पे हम मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। अब पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो चलिए आइए सेल वॉल को समझते हैं, देखते हैं। इसको उसके लिए इरेज करना पड़ेगा। अब क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। याद करिए, कुछ याद आ रहा है सेल वॉल के बारे में? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आई थिंक सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था, सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको सेल वॉल के बारे में कुछ। क्या होता है सेल वॉल, कहाँ होती है सेल वॉल? सेल वॉल क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पाई जाती है? आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पाई जाती है? आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बहुत बार लिख चुके हैं, ठीक है? तो लिखूंगा आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी? लिविंग। ठीक, तो कैसी होती है? नॉन लिविंग। कैसी होती है? नॉन लिविंग। कैसी होती है? नॉन लिविंग। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की सेल वॉल, अलग अलग कंपोजिशन की सेल वॉल पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने मेम्ब्रेन में भी बताया था, ऐसे ही सेल वॉल में भी होता है। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया आपका, फंजाई वगैरह हो गया आपका, प्लांट्स हो गए आपके, ठीक? बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, प्लांट्स हो गया। तो आपका जो बैक्टीरिया में है, पेप्टाइडोग्लाइकोजन की पाई जाएगी, ठीक है, मर्क्यूरिक एसिड की पाई जाएगी, इन सब एसिडों की पाई जाएगी। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल होगी, या मेरिक एसिड ऐसी कुछ स्पेलिंग है थोड़ा सा, उसकी पाई जाएगी। फंजाई में आपकी काइटिन की पाई जाएगी, फंजाई में आपकी काइटिन की सेल वॉल होगी, ठीक? प्लांट्स में आपकी, आप जानते हैं, सेल्यूलोज, पैक्टिन, ठीक है, एल्जिन वगैरह, इन सब की पाई जाएगी। और एल्गी में भी आपकी सेल्यूलोज वगैरह की पाई जाएगी। तो यही चीजें होती हैं। समझ में आया? सेल वॉल आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉन लिविंग, बैक्टीरिया में ऐसी, फंजाई में ऐसी, प्लांट्स में ऐसी, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की सेल वॉल्स और उनका कंपोजिशन पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन प्लांट सेल वॉल की, बात कर लेते हैं अपन प्लांट सेल वॉल की। किसी सी बात कर लेते हैं प्लांट सेल वॉल की। आइए तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे। आई होप ये आपने क्लियर कर लिया होगा। अपन बात करेंगे किसकी? प्लांट सेल वॉल की। प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे। समझ में आया? अब देखें आप यहाँ पे डायग्राम, ये एक सेल है, समझ में आया? ये एक सेल है। अब उसके ऊपर ये सेल वॉल है, इसको अपन ने बोला प्राइमरी सेल वॉल, ठीक? अब उसके अंदर समझिएगा, उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस ये सेल पाई जा रही थी, सेल वॉल पाई जाती, जिसे अपन ने बोला
जिसे अपन ने बोला सेकेंडरी सेल वॉल, जिसे अपन ने बोला सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे अंदर आपको दिखी आपकी सबसे प्यारी चहेती प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया? और ये है आपका प्यारा चहेता सेल। तो प्राइमरी सेल वॉल प्लस सेकेंडरी सेल वॉल इज इक्वल टू प्लांट सेल ऑफ सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल इज इक्वल टू प्लांट सेल की सेल वॉल। समझ में आया? प्राइमरी सेल वॉल प्लस सेकेंडरी सेल वॉल इज इक्वल टू प्लांट सेल की सेल वॉल। समझ में आया? आउटर लेयर होती है सेल वॉल, जैसा कि आपको पता है, ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आइए इनमें डिफरेंट देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। आइए, तो डिफरेंस देखने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। क्या डिफरेंट करेंगे? इसको मिटा देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक, इसको इरेज कर देंगे अपन, एंड देखेंगे अपन कुछ सेल वॉल टाइप का। आइए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। समझ में आया? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, ठीक। अब प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है आउटर, सबसे पहली चीज, और ये होती है अपनी इनर, ठीक। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है अपनी क्या होती है? थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। और ये कैसी होती है? थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है लिग्निन एब्सेंट होता है। लिग्निन क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक चीज और जो आपकी साफ साफ दिख रही है, ये कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है, और जो अपनी सेकेंडरी वॉल हो गई ये डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। ये चीजें आपको दिख रही होंगी। प्राइमरी वॉल जो होती है डिवाइडिंग वॉल होती है, और ये नॉन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग सेल होते हैं इसमें, डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं इसमें। और ये जो आपकी होती है ओल्ड हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है, अब वो कहाँ से डिवाइड करेगा? ठीक, एक यंग मैन ही तो डिवाइड करता है, ना कि एक ओल्ड मैन, ठीक है। इनर टू प्राइमरी वॉल होती है, जो चीज तो आपको दिख ही रही है, ठीक, और ये सबसे आउटर होती है। तो ये थे कुछ डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में। दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कह रहा है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंपैरेटिव स्टडी। दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। इस तरीके से स्टडी करने से चीजें जल्दी, आसानी से और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होती हैं, और दिमाग में जब डिफरेंस के साथ चीजें पढ़ते हैं वो चीजें दिमाग में बैठ जाया करती हैं। अगर घर में आप अकेले पढ़ रहे हैं, घर में आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा, चीजें आपको पढ़ने में और याद नहीं होंगी, आपको मतलब ऐसा खाली खाली सा लगेगा, आपको ऐसा कोई कंपटीशन ही नहीं। अगर ये कि आप 4 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में, 30 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में पढ़ेंगे, आपको अपने कॉम्पिटिटर दिखाई देंगे। जब कंपैरिजन किया जाएगा तो आप अपने आप को बेटर करेंगे, आप अपने आप को बेटर करेंगे, और आपका बहुत ही एकदम नेक्स्ट लेवल वर्जन निकल के आएगा, जो कि मजा देगा। मार्कर गिर गया, इतना देखिए सवाल होता है, मार्कर गिर गया, ठीक। तो समझ में आया प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। समझ में आया? समझ में आया? ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे मिडिल लैमेला। नेक्स्ट अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? मिडिल लैमेला। तो इसको करते हैं अपन क्लियर, इसको अपन करते हैं क्लियर। अब सेल में कैसे रिकॉग्निशन होती है तो अपन ने जान लिया। अब सेल कम्युनिकेट कैसे करती हैं? सेल कम्युनिकेट कैसे करती हैं? आपने नाम सुना होगा मिडिल लैमेला का, मिडिल लैमेला का कुछ ना कुछ आपने नाम सुना होगा, ठीक। प्लाज्मोडेस्माटा का नाम आपने सुना होगा। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव मिडिल लैमेला।
मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, ठीक है। क्या होता है मिडिल लैमेला? एक कॉमन लेयर होती है बिटवीन द सेल, एक कॉमन लेयर होती है बिटवीन द टू सेल ऑफ सेल वॉल, दो सेल्स के बीच में एक कॉमन लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। द कॉमन लेयर of two cell wall, the common layer of two cell wall, that is known as middle lamella, that is known as middle lamella, that is known as middle lamella। ये मेनली बनी होती है कि कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट की, दोनों की बनी होती है, कैल्शियम 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 पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। लेकिन ये इसकी मेनली बनी होती है, मेनली इसकी बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट की। समझ में आया? तो एक कॉमन लेयर होती है बिटवीन द टू सेल, कैल्शियम पैक्टेट मेनली इसी की बनी होती है। तो द सेकंड इज अपन देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? क्रॉस और ट्रांसवर्ड एक लेयर होती है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए जैसे ये अपन के सेल है, एक क्रॉस और ट्रांसवर्ड एक लेयर जाती है, इसे ही बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इसे ही बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ऐसे ही बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो कैसी होती है? क्रॉस और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लेयर होती है, क्रॉस होती है और ट्रांसवर्स लेयर होती है। क्या काम है इसका? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या करती है? ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ देती है। देखें अभी इनकी रिफिल डिफरेंट डिफरेंट है, सपोज दैट दीज आर सेल्स, ठीक है। अभी इनकी डिफरेंट डिफरेंट साइटोप्लाज्म है इनका। अब मैं बीच में जैसे एक पाइप लगा दी, व्हिच इज ट्रांसवर्ट पाइप लगा दिया मैंने, लॉन्गिट्यूडनल नहीं लगाया, ट्रांसवर्ट पाइप लगा दिया, ठीक। ट्रांसवर्ट पाइप मैंने लगा दिया। अब क्या होगा? जो रिफिल होंगी मिक्सअप हो जाएंगी, यहाँ की रिफिल यहाँ, यहाँ की रिफिल यहाँ की इंक यहाँ, यहाँ की इंक यहाँ जा सकेंगी, ठीक है। इसी तरह सेल में जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो कनेक्शन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाएगा सेल का, तो उससे सेल कम्युनिकेट कर पाएगी, बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। समझ में आया? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल लिविंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लिविंग स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है, जो मैंने अभी आपको बताया, लिख दिया। क्या लिख रहे हैं? तो टाइम ज्यादा हो गया ना। ट्रांसपोर्ट के काम आता है, समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज है जिसमें नीट पे सवाल बहुत बहुत भर भर के आए हुए हैं और बच्चे उसमें गलती भी मतलब ठीक ठाक करते होंगे, अब वो चीज बच्चों को क्लियर नहीं होती। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नाम तो सुना ही होगा, हिस्ट्री में तुम्हारे कुछ नहीं लिखते हैं, सिलेबस में है तो नाम सुन लो बेटा, ठीक है। नाम सुना ही होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब जो है क्या है, ये चीजें सही लिख नहीं रही हैं बिकॉज क्या है कि रात के 1:30 बज रहा है करीब और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट आता है अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब तोड़ देंगे इसको भी पूरा, तोड़ देंगे एंडोमेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या आता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एस बोल सकते हैं इसको, EMS बोल सकते हैं ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम शॉर्ट फॉर्म इसका बन गया EMS, 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 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
दो टाइप के होंगे, एक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक है नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, क्या आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, क्या आता है नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द साइटोप्लाज्म किस सेल के पास मेम्ब्रेन है, किस सेल के पास नहीं है, किस सेल के पास प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन है, किसके पास नहीं है। तो एंडो यानी तो आप जानते हैं ना, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो कौन साइटोप्लाज्म के इनसाइड है, कौन साइटोप्लाज्म के अंदर है, कौन साइटोप्लाज्म के आउटसाइड है, कौन साइटोप्लाज्म के अंदर है, कौन साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है। समझ में आया। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब एंडो, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, कौन साइटोप्लाज्म के अंदर है। और नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब कौन साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है। ठीक, तो आइए इसके टाइप लिख देते हैं। द फर्स्ट इज एंडो का मतलब मैंने बता दिया आपको, इनसाइड, इसके इनसाइड साइटोप्लाज्म, इसके इनसाइड साइटोप्लाज्म की। ठीक, तो द फर्स्ट इज था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अपना। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या आता है इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या आता है, गोल्जी बॉडी। तीसरा क्या आता है अपना, लाइजो ज़ोम। तीसरा क्या आता है, लाइजोम। और चौथा जो अपना आता है वो है वैक्यूल। चौथा जो अपना आता है वो है वैक्यूल। दरअसल ये था वैक्यूल, सॉरी लगता है ज़्यादा ही समय हो गया। वैक्यूल, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके कंपैरिजन में एक होता है हमारा नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ में आया, समझ में आया, नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा, इसमें 4 हैं, नॉन एंडो मेम्ब्रेन में 3 आते हैं। तो क्वेश्चन इसमें नीट में भर भर के आए हैं। नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं, 3 हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको याद रखा है, दैट इज PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और बताता हूँ। P से पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम। P से पर ऑक्सीसोम। C से आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, और M से आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। M से आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये था। इतना लंबा कौन याद करे, तो सीधा याद रख लो यार, PCM, परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये अगर आपको दिख जाए तो ये कोऑर्डिनेशन में नहीं होता है, ये कोऑर्डिनेशन में नहीं होता है, नॉट इन कोऑर्डिनेशन, नॉट इन कोऑर्डिनेशन, नॉट इन कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन में काम नहीं आता है। कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा which organelles are not in coordination, that is PCM, which organelles are not non endomembrane system में include है PCM, peroxisome, chloroplast, mitochondria, और बाकी जो बचे endomembrane system में चिपका देना। इस तरह आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, इस तरह आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो ये था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पूरा 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 आपको क्लियर कर दिया। अब बचता है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। क्या है सेल वॉल का फंक्शन, पहले ही बता चुका था, जैसे कि शेप को मेंटेन करना, सेल को एक प्रोटेक्शन देना, करेज देना ऑफेंस डिफेंस के लिए, सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए सेल वॉल का यूज किया जाता है।
दैट इज सिंपल थिंग, आई थिंक आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत था, जो भी समझाया वो क्लियर हुआ होगा, आई थिंक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। इन चीज़ों को आप जाके एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा, ये नोट्स अच्छे से बनाइएगा और बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। आई थिंक आपको मैंने जैसे कि बताया, आज फिर मैं कहता हूँ थ्योरी लिखना इज नॉट द इम्पॉर्टेंट, आप मेन कंसेप्ट समझें, उसका कुछ पॉइंट लिखें। अब आप इसको बहुत बड़ा बड़ा के लिख सकते हैं यार, आप इसका पूरा पेज 2 पेज 2.5 पेज लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक। बट मेन इज द कंसेप्ट, अब कंसेप्ट आ गया, आप आराम से एंडो मेमोरी सिस्टम के ऊपर यहाँ से यहाँ तक में अच्छा खासा लिख सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दैट इज आवर थर्ड लेक्चर, एंड ऐसे ही आने वाले जहाँ तक 3 लेक्चरों में हम सेल बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद अपन जूलॉजी का पहला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, एंड बीच बीच में कुछ मैं आपको शॉर्ट्स के जरिए, कुछ शॉर्ट्स वीडियो के जरिए आपको मैं कुछ जो मुश्किल चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे आज एंड करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यू ऑल आर अंडरस्टैंड very well way, so thank you for giving us your time। आप देख रहे हैं ओके बायोलॉजी, दिस इज उवैश खान, थैंक यू दोस्तों।